बच्चन सिंह जी कहते हैं कि हमने छायावाद को स्वतंत्रतावाद जब नाम दिया तो उससे हमारी दो समस्याएं हल हो जाती है, ऐसा उनका कहना है। एक तो तात्कालीन गद्य पद्य को एक ही शीर्षक के अंतर्गत अधिक सार्थक ढंग से हम व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा ये कि अन्य भारतीय साहित्यों और भारतीय साहित्यों में जो स्वतंत्रतावादी जो आंदोलन चल रहा था, रोमांटिक जो मूवमेंट चल रहा था, हम उससे भी हिंदी साहित्य को जोड़ सकते हैं, उसके साथ उसका सामंजस्य बता सकते हैं। छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुकुटधर पांडे ने हिंदी छायावाद नाम से लेख लिखा था और जो 4 किस्तों से जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में 1920 में छपा था। और कहा जाता है कि उसी में छायावाद शब्द का प्रयोग मतलब प्रचलन शुरू होता है। और निबंधों में उन्होंने छायावाद शब्द की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सी विशेषताएं छायावाद की? देखिए, आंतरिकता, व्यक्तिकता, स्वतंत्र होना चाहिए, मुक्ति का आग्रह होना चाहिए, रहस्यवादिता होनी चाहिए, विचित्र प्रकाशन होना चाहिए, रीति शैलीगत विशिष्ट और अस्पष्टता होनी चाहिए। इसे उन्होंने भाव प्रकाश का नया मार्ग बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी कविता को कुछ विशेष या विशिष्ट चीज़ देना चाहते हैं तो उसके लिए ये सब चीज़ें आपको अपनाने की ज़रूरत है। अब रामचंद्र शुक्ल इसको रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें रहस्य भरे पड़े बहुत सारे कविता में और प्रतिबिंब इस कविता में। अब तो कदाचित इस बात के विशेष विवरण की आवश्यकता न होगी कि छायावाद का नाम प्रचलित वेदांत के पुराने प्रतिबिंबवाद का है। इसका दूसरा पक्ष प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद है। छायावाद जहाँ आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा है। उससे आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषा सिंबलिज्म में चला जाता है। प्रेम कहानी करता रहा। शुक्ल जी कहते हैं इसमें सिर्फ प्रेम कविता है, प्रेम पर ही बात करता है बस। और शायद कहीं न कहीं अपनी जो ज़मीन है उससे कहीं छूट करके पीछे चला गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन बात के लोग व्याख्या करते हैं। नामवर सिंह ने इस पर पूरी किताब ही लिखी छायावाद नाम से ही। और निराला ने खुद लिखा, प्रसाद ने खुद लिखा, पंत ने लिखा, बाकी तमाम लेखकों ने खुद लिखा अपने बारे में। नंद दुलारे वाजपेयी भी बड़े आलोचक हैं। इनको समझिए, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। वस्तुतः आध्यात्मिक छाया का भान सब मिलाकर शुक्ल जी का प्रतिबिंबवाद ही है। वो कह रहे हैं कि मानवता प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। नंद दुलारे भी वही कह रहे हैं। वो उसी प्रतिबिंबवाद की दुनिया में ही ले जाकर व्याख्या करते हैं। इसलिए इनका भी कहना है कि ये व्याख्या कहीं न कहीं वही जाकर के हो रही है। फिर तो छायावादी कविताओं को शायद हम जीवन जगत के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को स्पष्ट करते हुए देखिए 2 लेख लिखे। मैंने कहा खुद छायावादी कवियों ने अपनी कविता, अपने काव्य के बारे में लिखा, क्योंकि उनके काव्य को बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे, आलोचना समझ नहीं पा रही थी। रहस्यवाद और चित्तार्थवाद और छायावाद। पहले लेख में शुक्ल जी की उस मत का विरोध किया जिसमें उन्होंने रहस्यवाद को अभारतीय कहा। दूसरे में छायावाद की निरुक्तिमूलक व्याख्या है। वे रहस्यवाद की सौंदर्यमय व्यंजना को छायावाद मानते हैं। यदि रहस्यवाद को अभारतीय न माना जाए तो यही छायावाद है। लेख में शीर्षक से स्पष्ट है कि वे यथार्थवाद को छायावाद से भिन्न मानते हैं। यथार्थवाद दुखवादी है तो छायावादी आनंदवादी है। पहला अद्वैतवादी है तो दूसरा द्वैतवादी है। पहला द्वैतवादी है तो दूसरा अद्वैतवादी है। छायावादी कविता में अभिव्यक्ति का निराला ढंग मिलता है। उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र से जगह जगह छाया शब्द ढूंढकर उसे छायावाद से संबद्ध कर दिया है। जैसे मुक्ता फलेषु छाया, चित्रा छाया, मोहरम प्रतीक, पर योनिच्छा भूषा, परा दुर्लभ छाया, आत्मरूपत्वा याति आदि। वे आगे लिखते हैं कि ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधा तथा उपचार वक्रता के साथ अनुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है। ये कौन लिख रहा है? जयशंकर प्रसाद लिख रहे हैं। जयशंकर प्रसाद लिख रहे हैं कि आप रहस्यवाद
भी अलग है और यथार्थवाद भी अलग है और छायावाद भी अलग है, और पूरी भारतीय दार्शनिक परंपरा के साथ जोड़कर लिख रहे हैं, आनंदवाद के साथ जोड़ रहे हैं उसको। और बहुत सारे जो भ्रम थे शुक्ल जी, उन भ्रम को छांट रहे हो। चाहे छायावाद के समर्थक का दल हो या उसके विरोधियों का, सब लोग उसे रहस्यवाद ही मानते हैं। वास्तविकता तो यह है कि शब्द का अर्थ ही इतना उलझा हुआ है और स्पष्ट है कि उसे समझने के लिए दिमागी कसरत करनी पड़ती है। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। यदि इसके स्थान पर स्वतंत्रतावाद शब्द रख लिया जाए तो पूरे काव्य आंदोलन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और शैली विशिष्ट का प्रत्यक्षकृत हो उठता और सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी बात। शुक्ल जी की दृष्टि इधर अवश्य गई, पर सच्चे झूठे स्वच्छतावाद को व्यू से जिसकी रचना उन्होंने स्वयं की थी वहाँ जाना उनके लिए संभव नहीं हो सका। कह रहे कि ठीक है, उन्होंने खुद भी कहा, लेकिन वो भी खुद अपने उस मायाजाल में फंस गए थे। वे इससे स्वच्छतावाद से छायावाद का कोई लगाव नहीं मानते। शुक्ल जी के अनुसार छायावादी काव्यधारा के समानांतर स्वच्छतावाद की धारा भी चल रही थी और इसमें सारे लोग थे, बुद्ध जी थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि समूचे आधुनिक काल में छायावादी काल का साहित्य आज भी समानांतर है। शुक्ल जी वाली स्वच्छता धारा तो अपने समय में ही सूख गई थी, लेकिन उस धारा का, उस साहित्य का क्या होगा, ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। तो छायावाद की इस प्रकार की तमाम व्याख्याएं हुई है, शुक्ल जी ने अपने हिसाब से की है। छायावाद को उन्होंने द्विवेदी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया माना, मैंने पहले बता दिया है, लेकिन वो असल में इतिवृत्तात्मकता नहीं है। छायावाद नैतिकता बहुत अलग था, द्विवेदी युग का समझना होगा हमें। शुक्ल जी के अपने कॉन्ट्राडिक्शन थे। ऐसी बात नहीं कि शुक्ल जी विद्वान नहीं है, उनको कुछ आता नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहा नहीं कि उनके पास एक चश्मा था, वो तुलसी साहित्य का जो चश्मा, जिस महाज्ञान की उस शैली से सारे साहित्य को देख रहे थे, शायद उसी से भी बाकी साहित्य को देख रहे, इसीलिए वो शायद समझ नहीं पा रहे। तो हम आगे इस पर पढ़ेंगे और भी बातचीत करेंगे विस्तार से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और आबाद रहिए। शब्बा खैर, हैव अ ग्रेट डे, स्माइल। और हमारे चैनल पर आइए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा मनोबल और मोटिवेशन बढ़ाइए। धन्यवाद, शुक्रिया।